सीबीएसई ने 10वीं के एग्ज़ाम के नतीजे किस ढंग से डिक्लेयर होंगे इसकी घोषणा कर दी है। अनफॉर्चुनेटली इस साल हमारे पास एग्जामिनेशन करने जैसे हालात नहीं थे, जिसकी वजह से जो सीबीएसई ने अपने पैटर्न्स वगैरह दिए हैं उस हिसाब से एग्जामिनेशन आगे होगा। 12वीं को लेकर अभी क्लियरिटी नहीं है कि उनके एग्जामिनेशन लिए जाएंगे या आगे क्या होगा, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं 10वीं के वो लड़के जो 11वीं की तरफ जा रहे हैं या 12वीं करने के बाद कुछ महीनों बाद जो लड़के ग्रेजुएशन की तरफ जाएंगे, उन सब के कैरियर को लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। 10वीं के लड़कों में 11वीं में जाते वक्त अपनी कैरियर को लेकर काफ़ी जागरूकता रहती है। कुछ लोग इंजीनियरिंग की फील्ड की तरफ जाते हैं, कुछ अकाउंट्स की तरफ जाते हैं, कुछ मेडिकल की तरफ जाते हैं। इन सब के बीच सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं लोगों के मन को बरबस ही अपने तरफ आकृष्ट कर लेती है। सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट की जाती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन बच्चों से संवाद स्थापित करना चाहता हूं जो बच्चे 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं में जाएंगे या 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के इनिशियल स्टेज में जाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो लड़के 10वीं से 11वीं में जाते हैं या 12वीं के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, अचानक से ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो दिल्ली वगैरह या बड़े शहरों में ग्रेजुएशन किए और उनके बैकअप द माइंड कभी सिविल सेवा परीक्षा देने की इच्छा रही, तो उस तैयारी को ध्यान में रखते हुए 12वीं के बाद उस स्थान का चयन करते हैं कि आगे चलकर उन्हें कहाँ ग्रेजुएशन करना है। लेकिन जैसे मैं ऐसा मानता हूँ कि दिल्ली जैसी जगहों पर वो सारे लड़के तो नहीं आ सकते जिनके बैक ऑफ द माइंड में सिविल सेवा परीक्षा को लेकर कुछ ना कुछ प्लान है या व्यू है। 10वीं के बाद जो बच्चे 11वीं और 12वीं में जाते हैं, मोटे तौर पर उनके पास 3 ही सेग्रीगेशन होता है, या तो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, वह अकाउंट्स में जाना चाहते हैं, या मेडिकल में जाना चाहते हैं। मैं हिंदी पट्टी के लोगों से बात करना चाहता हूं, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, इन सब इलाकों में हिंदी पट्टी के छात्रों की सिविल सर्विसेज में सफलता की दर कम नहीं हुई है, लेकिन हमने ये जरूर देखा है कि हिंदी माध्यम में पर्टिकुलरली इस एरिया के लोगों का सक्सेस रेट डाउन हुआ है। और इवेंचुअली मैं जो रिजल्ट का एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है कि सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं को देने के लिए हिंदी माध्यम के छात्रों की संख्या भी अनुपात में तो काफी बढ़ी हुई दिखती है, लेकिन जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो दक्षिण के लोग भी इस तरफ की तैयारी की तरफ आ रहे हैं। उनके अंदर भी इन सेवाओं के लिए लेकर रुचि पैदा हुई है। तो मैं उन विद्यार्थियों से संवाद कर रहा हूं जो 11वीं में हैं, 10वीं का एग्जाम देकर 11वीं में जाएंगे, 12वीं का एग्जाम देकर ग्रेजुएशन में जाएंगे। सिविल सेवा सर्विसेज की जो परीक्षाएं होती हैं मुख्य तौर पर वो 2 हिस्सों में बटी रहती हैं। पहला हिस्सा सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। पेपर 1 भी 200 मार्क्स का होता है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का होता है। ये जो पेपर 2 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने रहते हैं। ये वो पेपर है जिसको लेकर कालांतर में विगत दिनों में बड़ी चर्चा रही है। इसको सीसेट का पेपर भी कहते हैं। इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की जनरल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो मार्क्स आप लाते हैं उसका वैल्यू सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने तक है। यानी अगर आपने 33% मार्क्स इसमें हासिल कर लिए तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और जो पेपर 1 है उसकी अपनी मेरिट लिस्ट आती है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को आगे जाने का मौका मिलता है। लेकिन ध्यान दें,
अगर पेपर 1 में आउट ऑफ 200 मान लीजिए कि क्वालिफाई करने के लिए 95 मार्क्स है, यहाँ ध्यान देने की योग्य बात है कि इसमें रिजर्वेशन की नियम कानून भी लागू होते हैं। हर कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाई करने का मार्क्स ये अलग अलग होता है। हमने ये मान लिया कि 90 से 100 के बीच में अलग अलग कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने का मार्क्स है, लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हुए ये 33% अंक लाने में असफल रहे तो आप सफल नहीं माने जाएंगे। इसलिए ये पेपर क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है। इसको बहुत ज़्यादा तिल ताड़ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने देखा कि बाद में हिंदी पट्टी के लोगों ने इसमें सहजता हासिल कर ली और धीरे धीरे करके उन्होंने इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करना प्रारंभ किया और इस समस्या से लगभग निजात पा लिया है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जब आप सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास कर जाते हैं तो ये पूरा का पूरा एग्जाम ही सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। यानी इस एग्जाम में जितने भी आप मार्क्स लेकर आते हैं वो मार्क्स आगे के एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इस पूरे एग्जामिनेशन का एकमात्र लक्ष्य है स्क्रूटनी करना है, स्क्रीनिंग करना। अगर 7 लाख 10 लाख के करीब छात्र एग्जामिनेशन देते हैं तो मोटे तौर पर उसमें से लगभग 10,000 या 7,000 की संख्या को आगे के लिए लेकर जाना, ये अनुमानतः मैं बता रहा हूं, ये कोई डेटा नहीं है। पहली सीढ़ी पार करने के बाद सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जब आप पहली सीढ़ी पार कर जाते हैं उसके बाद सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन की बात होती है। आपके मन में ये बात आ सकती है कि 11वीं में या 12वीं पास करने के बाद जो बच्चे 11वीं में जा रहे हैं या 12वीं पास करने के बाद जो ग्रेजुएशन में जा रहे हैं उनसे मैं ये संवाद क्यों कर रहा हूं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंदी पट्टी के इलाकों में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो इस एग्जामिनेशन में इन इलाकों की धाक हुआ करती थी वो धाक धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। इसके अलावा जब इन क्षेत्रों के 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन करने वाले लड़कों की मन स्थिति को आप देखेंगे तो उनकी भी संख्या सीमित होती जा रही है जो इस एग्जामिनेशन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ये सबकी रुचि का विषय है। मैं ये नहीं बोलता कि हर छात्र को ही सिविल सर्विस में आना चाहिए, लेकिन मैं उन सीरियस विद्यार्थियों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आना चाहता हूं, प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा हूं जो 11वीं में या 12वीं पास करने के तुरंत बाद ही सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का स्वप्न रखते हैं। आप समझिए कि इसकी तैयारी अभी से करना क्यों शुरू करना है। प्रीलिम्स के बाद से सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन लेता है। ये एग्जामिनेशन 2 हिस्से में बटा हुआ है, पहला रिटन है और दूसरा इंटरव्यू है। रिटन एग्जामिनेशन के भी 2 हिस्से हैं। पहला क्वालिफाइंग पेपर्स है, ये किसी भी इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, और दूसरा अंग्रेजी का पेपर है। ये 300 नंबर के 2 पेपर होते हैं जिनमें क्वालिफाई करना आवश्यक है। मेरी जानकारी में अभी तक कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं दिखा जिसने सिविल सर्विसेज को इस वजह से क्लियर ना किया हो कि उसे इन क्वालिफाइंग पेपर में उतने अंक नहीं प्राप्त हो सके जो उसको क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक थे। अब हम सीधे तौर पर सामने आते हैं कि 11वीं क्लास में या 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के शुरुआती वर्षों में ही इस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करना क्यों आवश्यक है। आपकी सफलता क्यों आपके आज के परिश्रम पर निर्भर करती है। जरा इसके सिलेबस को देखिए, पैटर्न को देखिए, फिर आगे आपको चीजें समझ में आएंगी। पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, यानी ये वो पेपर हैं जिन पेपर का एग्जाम देने के बाद से आप क्वालिफाई करेंगे, यानी एग्जामिनेशन में पास करने के बाद से आपकी मेरिट बनेगी और ये तय होगा कि आपने इस एग्जामिनेशन को पास किया है या नहीं किया है। और ये पेपर कौन कौन से हैं? तो ये पेपर है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4,
पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पर्सनालिटी टेस्ट। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस ढंग से है। पेपर 1 एस्से का पेपर है। हम अगले उसमें एक एक पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज मौलिक रूप से आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। पेपर 1 एस्से का पेपर है। एस्से किन विषयों पर हो सकते हैं? वो करंट विषय पर होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं, जो टेक्नोलॉजी की कंडीशन है या इस तरह की कंडीशन है उस विषयों पर होते हैं। पेपर 2 वो जनरल स्टडीज 1 का पेपर है। वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें थोड़ा बहुत वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इन सारे चीजों को लेकर होता है। इसका स्टैटिक पार्ट भी रहता है और डायनेमिक पार्ट भी रहता है। पेपर 1 के बाद से जो पेपर 2 है, जिस पेपर 2 जो जनरल स्टडीज 1 का पेपर है, उसके बाद से जो पेपर 3 है उसको जनरल स्टडीज 2 का पेपर कहते हैं। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटी, जो किस तरह से हम जिसको राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह कवर होते हैं। आमतौर पर इस उम्र में या जो बच्चे ग्रेजुएशन में भी जाते हैं, वो सरकार का मतलब उनके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होता है। सरकार का मतलब उनके लिए बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स होते हैं। लेकिन सरकार इस तरह से काम नहीं करती है। सरकार कैसे काम करती है? सरकार को अधिकार कहाँ से मिलते हैं? आखिर हमारे प्रधानमंत्री को अधिकार कहाँ से मिलते हैं? हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल को अधिकार कहाँ से मिलता है? इस तरह की बातें होती हैं। जो पेपर 4 है वो GS3 का है। इसमें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ध्यान देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक्स नहीं है। और बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। पेपर 5 जनरल स्टडीज का चौथा पेपर है, जिसमें एथिक्स होता है, आपके एप्टीट्यूड होते हैं और इन सारी चीजों को लेकर केस स्टडीज वगैरह करके किया जाता है। जो पेपर 6 और 7 है, ये वो चॉइस है जिसको परीक्षार्थी के ऊपर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली संस्था छोड़ देती है। आप एक सब्जेक्ट का चॉइस अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं और इसमें ये भी अनिवार्यता नहीं है कि वो जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट वही होगा जिससे आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद से जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो इस एग्जामिनेशन के लिए सक्सेस, सफलता मिलने के बाद होता है। तो मेंस के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपको इंटरव्यू तक जाना रहता है। ये 1750 मार्क्स हैं। अब मैं आप तक इसलिए अभी आया हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि क्यों इंजीनियरिंग की तैयारी आप 11वीं कक्षा में शुरू करते हैं, मेडिकल की तैयारी 11वीं कक्षा में शुरू करते हैं, जब आपकी उम्र 14 से 17 साल के बीच में होती है। सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों देर से शुरू करते हैं? ये देर से शुरू करना आपकी सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी कड़ी है। और वो कड़ी क्यों है, इसको थोड़ा सा मैं और व्यापक रूप में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आप 10वीं के बाद 12वीं में जाते हैं तो 12वीं के सिलेबस का जो आधार है, अगर आपने 12वीं में 11th और 12th में साइंस ले लिया तो उस साइंस लेने का जो आधार है, जो विषयों को आप पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में निकल जाते हैं या साइंस लेकर आगे जाते हैं। लेकिन उसके इतर अगर किसी ने अकाउंट्स लिया या कॉमर्स लिया और या उन्होंने ह्यूमैनिटीज ली, हिस्ट्री लिया, या उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसीज में नए तरह के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उन विषयों का लिया, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए जो बेसिक सिलेबस है, जब मैं अगले वीडियो में एक एक सिलेबस को एलोबरेट करूंगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक सिलेबस है
उसके लिए प्रारंभिक पुस्तकें बहुत सारी 11th और 12th की पुस्तक हैं जो आपकी इकोनॉमी के लिए लगती है, जो आपके पॉलिटी के लिए लगती है, जो आपके हिस्ट्री के लिए लगती है। यानी इसकी शुरुआत 11वीं और 12वीं से ही हो जाता है। जो स्मार्ट लड़के हैं, जो दिल्ली में जिनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो उस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो 11th और 12th से ही उन चीजों को पकड़ कर चलते हैं, देख कर चलते हैं। अगर आपने उन चीजों को आज के डेट में इग्नोर किया, आपने 11वीं और 12वीं करते हुए इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया, और आपने ग्रेजुएशन करते हुए भी इन विषयों पर ध्यान नहीं दिया, और आपने उन अपने ग्रेजुएशन के दौरान इस एक विषय, मान लीजिए आपने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन ऑनर्स किया, या हिस्ट्री से किया, या हिंदी से किया, किन्हीं विषयों से किया, तो आप अपने लिए 500 मार्क्स की तैयारी कर पाते हैं। बाकी 1750 में से अगर आप 500 मार्क्स को हटा दें तो ये 1250 मार्क्स की तैयारी ग्रेजुएशन, यानी जब आप स्नातक हो जाते हैं या ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद करना पड़ता है। और इस 1250 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको फिर 11th-12th की मौलिक पुस्तकों को, एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है। ये तैयारी एक जीवन शैली का भी हिस्सा है। तो क्या यह हमारे और आपके लिए उचित नहीं है कि हम ग्रेजुएट होकर और फिर 11वीं और 12वीं की पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें? उससे बेहतर है कि 11वीं 12वीं करते हुए और ग्रेजुएशन के शुरुआती वर्षों में ही हम अपने आप को उस ढंग से तैयार करते रहें कि एक बार ग्रेजुएशन का एग्जाम पास करने के बाद हमारे लिए बड़ी आसानी हो, हम बड़ी सरलता से चीजों को समझ सकें। क्योंकि नॉलेज इकट्ठा करने के बाद, बहुत सारे लोग के पास नॉलेज होता है, नॉलेज इकट्ठा करने के बाद भी समस्या वहां शुरू होती है जब आप आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं कर पाते हैं। जो लोग सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि उन्हें सीमित शब्दों में, आजकल तो हर बोर्ड में हो चुका है कि सीमित शब्दों में ही आंसर राइटिंग करनी है। लेकिन आंसर राइटिंग कैसे होनी चाहिए, उन चीजों की आदत हम 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में डाल लें तो सिविल सर्विसेज की यह परीक्षा एक बहुत बड़े बोझ साबित ना होकर एक बहुत ही आपको संयमित जीवन के साथ बहुत ही शानदार सफलता के तरफ अग्रसर होने के लिए बहुत ही मैं कठिन परिश्रम से नहीं बचूंगा क्योंकि ये कहने से, क्योंकि इस परीक्षा में कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, लेकिन बड़ी सहजता हो जाती है, उस तरह की सरलता हो जाती है जिन बहुत सारी उलझनों से आप बच जाते हैं। तो ये हमारा वीडियो है, पहला वीडियो। इसके बाद हम इस पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और अगली बार से हम वीडियो का जो प्रिपरेशन है वो जूम आईडी या बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से हम इस कोर्स को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएं। मेरा जो पैटर्न है इस एग्जामिनेशन का और जिस तरह की चीजें हैं और जिस चीजों का पैटर्न है, वो पैटर्न ऐसा है कि हमें हफ्ते में कुछ घंटों के लिए आपका समय चाहिए। इस पूरे कोर्स स्ट्रक्चर का डिजाइन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, जिसमें 11वीं के भी विद्यार्थी और जो ग्रेजुएशन के शुरुआती क्षणों के विद्यार्थी हैं वो भी जा सकते हैं। और मैं उनसे अगर हफ्ते का 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे लूंगा तो हम कोशिश करेंगे इस 250 नंबर को तैयार करने की, इस 250 नंबर को देखने की, इस 250 नंबर को देखने की और उसके सहारे इस 275 नंबर को देखने की। आज की डेट में जब पैटर्न की आप बात करते हैं तो स्टैटिक पार्ट, जीएस, जनरल स्टडीज के 4 पेपर हैं। इन 4 पेपर में आप देखोगे तो 1 2 3
ये 1000 मार्क्स जो हैं, इन 1000 मार्क्स में 40 से 50% जो है वो करंट का योगदान हो चुका है, और उसको 40 से 50% में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अभी से 11वीं और 12वीं से जो समकालीन मुद्दे हैं, जो करंट मुद्दे हैं, जो जनरल करंट टॉपिक्स हैं, उनको देखने की दृष्टि बदलनी पड़ेगी, अखबार पढ़ने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, और आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने पड़ेगा। 2-3 इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद से हम क्लासरूम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि ये प्रोग्राम आपको इस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तरफ प्रेरणा प्रदान करे, और उसमें जो आपकी सफलता में होने वाली कठिनाइयां हैं उसको दूर कर सके, और इस पूरी प्रक्रिया को सहज और सरल बना सके। धन्यवाद।